अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने टॉपिक अपना इमोशन का स्टार्ट किया हुआ है, ये उसी का एक पार्ट है एंगर, जो आज हम पढ़ने लगे हैं। एंगर क्या होता है, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम एंगर देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे और उसके ट्रीटमेंट देखेंगे कि हमारे पास कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम एंगर को ट्रीट करते हैं या मैनेज करते हैं। अब एंगर क्या है? फीलिंग ऑफ अनॉयंस, डिसप्लेयर या हॉस्टिलिटी। किसी भी तरह से आपको जो अंदर से एक डिसप्लेयर आता है, अनॉयंस होती है, गुस्सा जिसे हम कह रहे होती हैं कि किसी का मतलब कि आपको हर्ट करने को दिल कर रहा होता है, किसी की तरफ बहुत बुरा रवैया देने को दिल कर रहा होता है, वो एंगर होता है। और ये अमूमन जो होता है ये ऑपोजिशन होता है किसी इंसल्ट, इंजरी या इनजस्टिस के। आपके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, अब नाइंसाफ़ी की से आपकी फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं, या फिर आपको इंसल्ट किसी ने किया है, किसी ने आपको इंजर किया है, कोई बुरा लफ्ज़ कह दिया है या बुरा रिएक्शन दे दिया है, किसी भी तरीके का आपका ये हो सकता है। एंगर किसी वजह से भी अराइज़ कर सकता है। अभी हम इसके कॉजेज़ देख लेंगे। एंगर क्या है? एक इमोशन है जो करेक्टराइज बाय एंटागनिज्म टुवर्ड्स समवन और समथिंग यू फील हैज़ डेलिबरेटली डन यू रॉन्ग। एंटागनिज्म ऑपोजिट टुवर्ड्स समवन और समथिंग यू फील, किसी ने जानबूझ के आपके साथ कुछ गलत कर दिया है। और एंगर एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसे सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करें, रैशनलाइज करें, एक मीनिंगफुल उसका थॉट प्रोसेस के थ्रू उससे एक एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों को कि इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं और आपको गुस्सा उस बात का। तो अभी हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में मैं आपको बताती हूँ कि असर्टिव किस तरीके से एक अच्छा तरीका होता है अपनी एंगर को एक्सप्रेस करने का। और अगर एक्सेसिव एंगर करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो आपकी ना सिर्फ पर्सनालिटी को हर्ट करता है, बल्कि आप जितना ज़्यादा एंग्री अपना बिहेवियर रखते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव की तरफ जाएगी, आपकी कॉग्निशन, आपका मेंटल प्रोसेस नेगेटिव होता जाएगा। आप हर चीज़ को लेके नेगेटिव प्रोसेस करेंगे कि ये भी नेगेटिव है, उसकी वजह से आप जो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा हर्टफुल रहेंगे और डैमेज पर्सनालिटी में आ जाएंगे। तो एंगर जो है उसकी हमने डेफिनेशन देख ली। अब टाइप्स देख लेते हैं। 3 बेसिक टाइप्स हैं इसकी। ये हमें बेसिकली एंगर जो है इस पे उसकी टाइप्स हैं कि हमने रिएक्शन किस तरह से दिया है, उस बेस पे ही हमने इसकी टाइप बना दी, पैसिव, ओपन एंड असर्टिव। अब पैसिव क्या है? जिसमें हमने एग्रेशन देना ही नहीं है और मतलब कि छुपा लेना है। पैसिव एग्रेशन क्या है? जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एडमिट ही नहीं करेंगे कि हम एंग्री हैं, कि हमें गुस्सा भी आया। क्योंकि हमें इसकी कन्फ्रंटेशन ही नहीं करनी, कि हमें इसका सामना ही नहीं करना, क्योंकि हमें इसमें बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हम दिखाएं कि ओके यार मुझे बुरा नहीं लगा। कि इसमें क्या है, पैसिव एग्रेशन कम्स फ्रॉम अ नीड टू बी इन कंट्रोल। हर चीज़ कंट्रोल में, हम प्रिटेंड करेंगे एवरीथिंग इज़ फाइन। हमें क्या दिखाना है कि हर चीज़ ठीक है। पैसिव एग्रेशन वो होता है कि हम कंट्रोल करें कि एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन उसे एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी होता है। पैसिव एग्रेशन अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज़ आप अपने अंदर रखते जाएंगे और कुछ भी आप उसे शो नहीं करवाएंगे तो आपकी जो है मेंटल प्रोसेसेस आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज होने लग जाती हैं। आप लोगों के इनजस्टिस, लोगों के रूड बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करते जाते हैं, जो कि आपके लिए एक नेगेटिव हो जाता है। तो एक्सप्रेस करना भी इसको ज़रूरी है, इसको मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पैसिव एग्रेशन एक टाइप होती है। सेकंड ओपन एग्रेशन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम खुला यानी कि अगले को शो करा रहे होते हैं। अब वो वर्बली भी हो सकता है, फिज़िकली भी, यानी कि किसी को थप्पड़ मार के भी हो सकता है, किसी को गाली देकर भी हो सकता है। तो ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसमें आप फाइट करते हैं, बुलिंग कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग, एक्यूजिंग, शाउटिंग, बिकरिंग, सरकाज़म और साथ में क्रिटिसिज्म। किसी भी तरीके से आप ओपन एग्रेशन देंगे, आप गुस्से में हैं। और ये क्या है, इसमें आपकी ये डिज़ायर होती है कि आप दूसरों को कंट्रोल करेंगे। तो ये बेसिकली उस चीज़ की वजह से क्या करता है, अराइज़ कर रहा था। जो आपकी है पैसिव एग्रेशन, उसमें आप हर चीज़ को मतलब कंट्रोल में ही रखना चाह रहे थे कि बाहर सब कुछ ओके है, तो इसलिए आपने क्या किया, आपने वो वाली चीज़ क्या की, अपने अंदर छुपा ली। ओपन एग्रेशन में आप दूसरों को कंट्रोल करना चाह रहे होते हो, दूसरों के ऊपर अपना प्रेशर बिल्डअप करना, तो मैं हर्ट हुआ हूँ तो मैं उसका शो करूँगा कि तुमने मुझे हर्ट किया है। तो ओपन एग्रेशन ये होता है और ये भी अच्छा नहीं होता क्योंकि ये भी आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करता है। असर्टिव एंगर एक बेहतरीन एंगर होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, आप सोचते हो बोलने से पहले, यू थिंक
बिफोर यू स्पीक, कि आपने सोचना कि यार ये इसने मुझे क्यों कहा है, क्या इसका वाकई वो पर्पस था कहने का कि नहीं था। और आप फ्लेक्सिबल होते हो दूसरों की साइड्स पे, कि अगर वो कुछ आपसे कह रहा है कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं ये था, तो आप उसे सुनते हो, उसे रैशनलाइज करते हो कि हाँ वो हो सकता है किसी ने आपको गाली दी है या कुछ बुरा कहा है, तो आप रैशनलाइज करो कि नहीं यार वो गुस्से में है, उसने डांट अभी खाई हुई है, उसने अभी इस टाइम पे उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो आपसे जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब आप उसे एक मीनिंगफुल वे में परसीव करते हो कि इस वजह से वो बंदा कह रहा है, कोई बात नहीं। और इसमें क्या होता है, आपने अपनी वॉइस नहीं, आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, आप कम्युनिकेट करते हो कि यार ये मसला है, आप इमोशनली उस चीज़ को फील करते हो और ट्राई करते हो उसे अंडरस्टैंड कर सको, क्या वो जो बंदा बात कर रहा है उसका वाकई पर्पस था या फिर उसकी इन्वायरमेंट इस टाइम पे ऐसी थी, उसने किसी और से डांट खाई हुई थी या किसी और का गुस्सा वो मेरे पे उतार है। आप उसे रैशनलाइज करते हो। और व्हेन यू डील विद एंगर असर्टिवली यू डेमोन्स्ट्रेट यू आर अ मैच्योर एंड केयर अबाउट योर रिलेशनशिप्स एंड ऑल पीपल अराउंड योर सेल्फ। जब आप हमेशा किसी को रैशनलाइज या असर्टिव वे में अपना बिहेवियर शो करते हो, कि आप उसे फील करते हो कि ठीक है, और उसे कम्युनिकेट करते हो कि मैं हर्ट हुआ हूँ और मुझे इस चीज़ का बुरा भी लगा और मैं गुस्सा भी हूँ, मतलब आप उसे सही तरीके से अपना एक्सप्रेस करना, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है कि जो इनर फीलिंग्स थी वो आपने पोर्ट्रे कर दी हैं, वो एक्सप्रेस कर दी हैं, और आप अपनी उस प्रोसेसिंग को जो है आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रॉन्ग करते जाते हो कि हाँ इस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो और ये राइट वे है, जिसमें अगला भी हर्ट नहीं होता और आपकी एंगर भी एक्सप्रेस हो जाती है। तो असर्टिव इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू एक्सप्रेस योर एंगर। अब ये एंगर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं कि एंगर के करेक्टरिस्टिक्स में एक ये नेचुरल है, इनएविटेबल प्रोसेस है, मतलब आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपने इसको हर हाल में जो एक्सप्रेस करना होता है। आप अब इसका रिस्पांस फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, यानी आप ओवरलोडेड हो, अब वो फ्रस्ट्रेशन इमोशनली भी हो सकती है, स्ट्रेस भी इमोशनली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। अब डिग्री ऑफ एंगर क्या है, प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कितना ज़्यादा गुस्सा आएगा डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। और इसमें क्या होता है, इट इज़ टिपिकली करेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन। इसके अंदर स्ट्रेस भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, इरिटेशन भी होता है। लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स होते हैं अनकंट्रोल्ड एंगर के, अनकंट्रोल्ड अगर एंगर है यानी कि आप बहुत ज़्यादा उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप ओपन एग्रेशन में हो, तो ये चीज़ें आपकी एंजाइटी को लेकर जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, यानी ये बीमारियां भी पैदा करती है। इवन कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसमें भी इसका रोल होता है। जब आप बार बार गुस्सा करते हो, जो लोग जितना ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनका मतलब कि नेगेटिवली अपना इम्पैक्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके साथ डिजीज़ भी एसोसिएट करती हैं लॉन्ग टर्म में, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये एंगर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप हमेशा सच बोलते हो जब आप गुस्सा होता है, और ये हमें अक्सर होता है कि गुस्से में तो सच बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप गुस्से में वो चीज़ बयान करते हो जो कि अगले को हर्ट कर सके। अब इसकी एग्जांपल मैं दूंगी, एक आपका बहुत अच्छा जिगरी दोस्त है और आप उसके साथ मतलब उसकी मदर उसको उसे पैसे देती हैं और वो जाता है रास्ते में किसी और की मदद करने के लिए पैसे दे देता है, और जब वापस आता है आप उसे विटनेस करते हो कि अपनी वालदा से झूठ बोलता है कि भाई पैसे गिर गए हैं या कुछ ऐसा वैसा हो गया है। तो जब उसका दोस्त एंग्री होगा तो अब उसके दोस्त ने तो अपनी वालदा से झूठ एक पर्दा रखने के लिए बोला कि शायद वालदा मुझे गलत ना समझें या उन्हें बुरा ना लगे, इससे झूठ बोला, यानी उस सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से उसने झूठ बोला। लेकिन जब उसका फ्रेंड, अगर उन दोनों के बीच लड़ाई होगी तो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेगा कि तुम झूठे ही हो, तुम तो अपनी माँ से भी झूठ बोलते हो, तुम तो सबसे झूठ बोलते हो। अब उसने ये नहीं देखा कि उसकी सिचुएशन उस टाइम पे जो थी उसके हिसाब से उसने नेकी का काम किया या अच्छा काम किया था, इससे उसको झूठ बोलना पड़ा, इसकी सिचुएशन डिमांड कर रही थी। तो उसने लेकिन वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, वो उस पूरी सिचुएशन में से चीज़ निकाली है जो उसको तकलीफ़ दे सके, जो उसको उस टाइम पे मतलब कि बुरा लगवा सके। हालांकि उसकी तो इस तरह की है ही नहीं पर्सनालिटी, लेकिन आप हमेशा झूठ में वो चीज़ कहना चाहते हो, आप पूरी सिचुएशन में से वो चीज़ें निकाल के अगले बंदे की तरफ फेंकते हो जो उसको तकलीफ़ देंगी। आप पूरा सिनेरियो नहीं भेज रहे होते, और इसका यही होता है कि मैं तकलीफ़ में हूँ तो अगला भी तकलीफ़ में आ जाए, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें अगर एक ने तकलीफ़ पहुँचाई है तो हम जब तक वो तकलीफ़ में नहीं होगा तो ये बैलेंस नहीं होगा। तो ये एक आपकी न्यूरो केमिस्ट्री भी इस तरह से इन्वॉल्व होती है कि आप किस तरीके से हर्ट करते हो अगले को। पीपल क्वाइट ऑफन डू नॉट स्पीक द ट्रुथ व्हेन एंग्री बट आर इंटेंशनली हर्टफुल, स्पेशली यंग पीपल। आप सच नहीं बोलते हो, आप उस सच को तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे होते हो कि अगर वो सच भी होगा ना तो आप उस तरीके से बयान करोगे वो हर्टफुल हो जाए, चाहे वो सच जो हो वो किसी और मायने में हो। तो ये आपका है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछते हैं, क्या हम वाकई जो है एंगर में सच बोल भी रहे होते हैं कि नहीं बोल रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉजेज़ कौन कौन सी हैं एंगर की। सबसे पहले आपके पास आता है फियर, कि आप जब डर को एक्सप्रेस करना होता है आप एंगर की फॉर्म में कर सकते हो। एंजाइटी में होते हो तो आप एंगर की फॉर्म में से एक्सप्रेस करते हो।
टेंशन में होते हो तब भी आप गुस्सा कर जाते हो, सैडनेस में होते हो तब भी आप गुस्सा करते हो, इंसल्ट इंजरी के केस में आप गुस्सा कर जाते हो, कोई चीज़ लॉस में होती है, पैसा हो सकता है, किसी की जान हो सकती है, तब भी आप एंगर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, डिसअपॉइंटमेंट है तब भी एंगर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, डिस्करेजमेंट को कर सकते हो। इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे भूख लगती है तब भी आप एंगर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, पेन में, पैनिक में। इसके अलावा कुछ मेंटल आपकी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, मूड डिसऑर्डर्स हैं, कि आप उस फॉर्म में भी क्या करते हो, एंगर की एक्सप्रेस कर सकते हो कि आप किस तरीके से उन फीलिंग से बचने के लिए उनको अपने अंदर इनकॉपरेट करते हो, उसका एक रिएक्शन दे देते हो एंगर की फॉर्म में। तो ये उसकी कॉजेज़ हो गई हमारे पास। उसके बाद है मैनेजमेंट क्या है एंगर की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। गुस्सा तो आपने कर लिया, गुस्सा एक इमोशन है, एक इनएविटेबल, यानी कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, गुस्सा आपको आना है, लेकिन आप किस तरीके से उसे मैनेज करो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास मैनेजमेंट के लिए साइकोथेरेप्यूटिक प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं, जो कि एंगर को प्रिवेंशन, सबसे पहले क्या प्रिवेंट किया जाए, एंगर ना ही हो तो अच्छा, दूसरा से कंट्रोल अगर आ गया तो उसे कंट्रोल कैसे करना है, उसे एक्सप्रेस कैसे करना है। उसके बाद क्या है, एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम कंसीडर करते हैं एंगर टू बी मोटिवेशन कॉज्ड बाय एन आइडेंटिफाइबल रीज़न, कि आपको रीज़न पता हो ताकि आप उसे लॉजिकली एनालाइज कर सको, एड्रेस कर सको। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से उसे एड्रेस करोगे, किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करोगे और किस तरीके से आप उसे मैनेज कर सकोगे। तो आपका पता होना बहुत ज़रूरी है कि एंगर की रीज़न क्या है, क्योंकि अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हम गुस्सा किस वजह से कर रहे हैं। और अमूमन हम सबके साथ ही ऐसा होता है, आप एंगर कर रहे होते हो, आप गुस्सा कर रहे होते हो और आपको पता ही नहीं होता कि यार रीज़न क्या है। आप किसी और चीज़ का गुस्सा किसी और चीज़ पे निकाल, फ्रस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल, बॉस ने सुबह आपको डांटा है किसी चीज़ पे, घर आके आप किसी और बात पे वो अपना गुस्सा निकाल रहे होते हो। तो सबसे पहले हमें मैनेज करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है रीज़न क्या है। अच्छा जी, हमारे पास 6 इस तरह के मेथड्स लिखे हुए हैं जिस तरीके से हम मतलब कि मैनेज को एंगर मैनेजमेंट में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास PREP, प्रिवेंशन एंड रिलेशनशिप इन्हांसमेंट प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है स्पेशली ये कपल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, रिलेशनशिप की एजुकेशन की जाती है, और ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि किस तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आपने इकट्ठे बैठ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और डाइवोर्स रेट को कम करने के लिए और मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए हैं, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं। एक बहुत अच्छा उनकी तरफ से एक प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, कपल्स को वो इनरोल करते थे और फिर उनके सेशंस होते थे घंटों के हिसाब से, कि किस तरीके से उसमें उनको होमवर्क दिए जाते थे, एक्सरसाइजेस करवाई जाती थी कि उन्होंने क्या करना है, डिफरेंट डायमेंशंस को देखते हुए कि आपने अपनी इफेक्टिव मैरिटल फंक्शनिंग को किस तरह करना है, अब कम्युनिकेशन किस तरीके से है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, प्रोटेक्टिव पॉजिटिव कनेक्शंस होने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे को लेकर कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर ये सब कुछ इनकलकेट किया था। PREP जो था वो यूजुअली कंडक्ट किया जा रहा था ग्रुप्स, जिसमें मतलब कि आप देख लें 3 से 8 कपल्स इकट्ठे होते थे, और वो जो इससे ज़्यादा की बेस पे भी होता था, लेकिन यूजुअली इस तरह से कपल्स को इकट्ठा कर लेना। कोच उनको इंडिविजुअली भी गाइड करता था, कलेक्टिव भी गाइड करता था, ये बताता था किस तरीके से मैरिज वर्क करती है, किस तरीके से आपने एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक्सपेक्टेशंस रखनी है। तो PREP बेसिकली इस प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करता था कि आगे जाके आपने किस तरीके से जो है अपने रिलेशनशिप के में लेके आना है। तो ये एक PREP आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है CBT, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, और मोस्टली ये हर चीज़ में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने एंगर मैनेज करना है। जो हम PREP भी है इसमें भी हम एंगर मैनेज करवाते हैं ताकि कपल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके बजाय इसके गुस्सा करने के। बस CBT भी काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसको एंगर मैनेजमेंट में भी यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं कि इसमें हम आइडेंटिफाई करवाते हैं कि बेसिकली आपके कौन सी इस तरह से वो हैं डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्टर्बिंग थॉट पैटर्न्स, किस तरह आप सोचते हैं, किस तरह से प्रोसेस करते हैं, कैसे आपका मेंटल वर्क काम करता है, आप उस चीज़ को मैनेज करते हैं। ये चेंज करता है ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग को, जो कंट्रीब्यूट करती है और वर्सन करती है इमोशनल डिफ़िकल्टीज़, डिप्रेशन एंड एंजाइटी को। तो CBT हम बेसिकली 4 तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसे हम टाइप्स भी कह सकते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी क्या करती है, कॉग्निटिव थेरेपी में आपने आइडेंटिफाई कर ली मसला क्या है और चेंज करेंगे इनएक्यूरेट, जो चीज़ें गलत और डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स हैं और साथ में आपके उसकी वजह से इमोशनल बिहेवियर्स और बनते हैं या फिर आपके रिस्पॉन्सेज बनते हैं, आप उसको क्या करते हो, आइडेंटिफाई करके चेंज करने की कोशिश करते हो। सबसे पहले कॉग्निटिव थेरेपी में आपने क्या किया, आपने आइडेंटिफाई किया जो इनएक्यूरेट थे। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि अगले बंदे ने आपको बुरा कह दिया, लेकिन आप आइडेंटिफाई करोगे उसने बुरा क्यों कहा है, क्या वो खुद हर्ट था या किसी और ने उसे कुछ कह दिया था या उसकी कंडीशन क्या है, आपने उसे आइडेंटिफाई किया कि हो
सकता है कि आपके इनएक्यूरेट और डिस्टॉर्टेड थॉट्स हो, आपने इसमें वो आइडेंटिफाई कर लिया। फिर है DBT, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, एड्रेस करती है आपके डिस्ट्रक्टिव और साथ में आपके डिस्टर्बिंग थॉट्स और बिहेवियर्स को। आप कॉग्निटिव थेरेपी में आर्ट में आइडेंटिफाई किया और चेंज किया उसके जो डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स थे, ठीक है, कनेक्शंस बिल्डअप कर रहे हैं कि किस तरीके से बात आप लिंक कर रहे हैं दूसरी चीज़ों के साथ। डायलेक्टिकल में आप क्या करेंगे, आपने जो उसके डिस्टर्बिंग थॉट्स थे उसको एड्रेस करना है, उसके बिहेवियर को एड्रेस करना है, और किस तरह से एड्रेस करना है आपने इनकॉर्पोरेट करनी है ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ को बीच में, आपने इमोशनल रेगुलेशन और माइंडफुलनेस को बीच में लेके आना है ताकि आप बिहेवियरल ऐसे रिस्पॉन्सेज को क्या कर सकें, आप उसे कंट्रोल कर सकें। कॉग्निटिव में आइडेंटिफाई किया आपने, चेंज किया इनएक्यूरेट डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स को। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी में आप क्या कर रही हैं, आप सारी उसको एड्रेस कर रही हैं, साथ से इनकॉर्पोरेट करते हुए आप उसके ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ को और रेगुलेशन एंड माइंडफुलनेस को, तो आप इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे वो चीज़ें। मल्टी मॉडल थेरेपी क्या कहती है, उसमें आप 7 इस तरह से चीज़ें उठा लेती हैं जिसको कनेक्ट करते हैं आप एक दूसरे के साथ और क्या करती हैं, और फिर एंगर को मैनेज करती हैं। इसमें क्या होता है, आप उसका बिहेवियर, उसका अफेक्ट क्या हो रहा है, उसकी सेंसेशंस क्या हैं, उसकी इमेजरी क्या है, कॉग्निशन किस तरह से है, इंटरपर्सनल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल कंसीडरेशंस, क्या वो उसकी मेंटल हेल्थ भी इस काबिल है कि वो चीज़ को परसीव करे या ना करे, और किस तरह से वो करता है, पॉजिटिव करता है, नेगेटिव करता है, उसकी सेंसेशंस उस टाइम पे कैसी हैं, उसको अफेक्ट कैसा कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके इंटरपर्सनल फैक्टर्स, क्या वो शुरू से उसने एंगर इस तरह से करना, मतलब एक्सप्रेस करना सीखा तो नहीं है, क्या वो हमेशा से ऐसी चीज़ें तो नहीं करता आ रहा। तो इसमें हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ देखते हैं और फिर उसको ट्रीट करते हैं, ये मल्टी मॉडल थेरेपी में। उसके बाद है आपके पास REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं इरैशनल बिलीव्स, जो आपके अकीदे और ईमान बने होते हैं कि इस तरह से ही चीज़ें होती हैं, इस तरह से ही एक्सप्रेस की जाती हैं, आप उसको क्या करते हो, एड्रेस करते हो, रिकग्नाइज़ करते हो, एड्रेस करते हो, ताकि उनके थॉट पैटर्न्स को हम चेंज करके पॉजिटिव की तरफ लेके आए। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हमने कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं, चेंज करते हैं उनके पैटर्न्स को, थॉट पैटर्न्स को और उनके रिस्पॉन्स को, उनके बिहेवियर्स को। उसके बाद हम प्रैक्टिकल में हम इंक्लूड करते हैं उनके इनकॉर्पोरेट करते हैं उनके ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ को। मल्टी मॉडल में हम 7 चीज़ें देखते हैं और जिसको इंटरकनेक्ट करते हुए हम उनके रिस्पॉन्स को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। REBT में उनके हम बिलीव्स को चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको चेंज करने की, एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास हो गया CBT। सेकेंड आपके पास जो है मेथड है एंगर को मैनेज करने का। उसके बाद आपके पास है पॉजिटिव मेंटलाइजेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ये बेसिकली हम करते हैं स्कूल्स के बच्चों में, स्कूल स्टूडेंट्स में, ये कि एलिमेंट्री स्कूल फॉर स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग एंगर आउट, बस किस तरीके से वो एंगर्स को एक्सप्रेस करते हैं बेसिकली उनमें देखा जाता है। और इसकी रीज़न जो बेसिकली आइडेंटिफाई की जाती है वो ये है कि बच्चे जो हैं स्पेशली यंग, वो इसलिए गुस्सा कर रहे होते हैं, हैव फाउंड दैट वन कॉमन रीज़न कुड बी इनएबिलिटी टू एडजस्ट सोशली, क्योंकि वो सोशली एडजस्ट नहीं कर पा रहे होती हैं, और ट्राई टू डू एक्टिविटी दैट पुट द चाइल्ड इन अ हैप्पी मूड व्हाइल इंटरैक्टिंग। और हम इसमें जब एड्रेस करते हैं, इस तरह से करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व करते हैं जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस वो एड्रेस होते होते उनका मूड भी अच्छा हो जाता है। दिस प्रोसेस लोअर द ओवरऑल एंगर लेवल्स, उनके जो ओवरऑल एंगर लेवल्स हैं उस वजह से कम हो जाते हैं, जो कि उनको सोशल एडजस्टमेंट डेफिसिट्स की वजह से फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो ये पॉजिटिव मेंटलाइजेशन है। आप स्कूल्स के अंदर, एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर बच्चों को एड्रेस करते हो, उनके किस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज की हैं और किस तरीके से आप उन्हें मैनेज करते हो। ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर देते हो जिनके साथ क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसे कोप अप कर लेती हैं और सारी चीज़ों को जो सोशल एडजस्टमेंट डेफिसिट की वजह से उनके साथ अराइज होती हैं। उसके बाद आपके पास है एंगर जर्नलिंग। एंगर जर्नलिंग बेसिकली सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि आपने उसको गाइड करना है, और इसमें क्या होता है कि आपने चिल्ड्रन को कह देते हैं कि भाई अपने इमोशंस लिखो। इसमें क्या होता है, एंगर डायरी बनाई जाती है कि आपने क्या करना है, अपने इमोशंस को लिखना है, और उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से आपके इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, आप इम्प्रूव करते हो और गुस्सा कम से कम करते हो। ये आपके लिए भी है कि किसी भी चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव नेगेटिव जब सोचने लगते हो, हमेशा राइट डाउन योर इमोशंस। व्हेनेवर यू विल राइट डाउन योर इमोशंस, आप उसको एड्रेस कर सकते हो, आप समझ सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हम समझ नहीं पाते हैं कि किस टाइम पे हम क्या फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं। इसीलिए हमें जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम एंगर की फॉर्म में उसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो जब आप लिखते हो कि इमोशन किस वजह से है, क्या फील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, फिर उस वजह से आप गाइड कर सकते हो यार गुस्सा करना बनता भी है कि नहीं बनता। तो हम तब करेंगे, आपको सुबह किसी ने डांट दिया या रास्ते में किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई है, फ्रेंड के साथ लड़ाई हुई है, लेकिन आप फैमिली वालों के साथ गुस्सा कर रहे हो, तो रखोगे उसको बैठ को, तो फिर आपको एहसास होगा कि यार इनका तो
तो कसूर ही नहीं है, व्हाई आई एम फाइटिंग विद देम, गलती किसी और ने की है और मैं उसके साथ अपने रिलेशन को सही करने की बजाय, उसके रीजंस आइडेंटिफाई करने की बजाय इधर गुस्सा निकाल रहा हूँ। इसीलिए हमें जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हम वहाँ से भी फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी कर रहे होती हैं, फ्रेंड्स की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, और फिर क्या हो रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप करते करते अपने एग्रेशन को बढ़ा रहे होती हैं। तो ये बेसिकली हम काम करते हैं। हमने बच्चों को देखना होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि बच्चे जो होते हैं एक्सप्रेस करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, कि उन्हें बताया जाता है कि एंगर किस तरह से एक्सप्रेस की जाती है। आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि इस चीज़ पे गुस्सा कर सकते हो, ये ओके है, आपको कोई चीज़ नहीं दे तो गुस्सा करने लग जाओ, अगर आपको जो है मतलब कि कोई डांट दे तो गुस्सा करने लग जाओ। तो आपके पेरेंट्स आपको इस चीज़ में बताते हैं कि इस चीज़ पे गुस्सा करना है, नहीं करना, तो और या वो ऑब्जर्व करती हैं। चिल्ड्रन शो द एबिलिटी टू लर्न बेस्ट बाय सीइंग डायरेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टेंसेस जो उनके सामने हो रही होती हैं दैट लेड टू सर्टन लेवल ऑफ एंगर, कि इस टाइम पे इतना एंगर चल जाएगा। बाय सीइंग द रीजन व्हाई दे गॉट एंग्री दे कैन इन फ्यूचर ट्राई टू अवॉइड दीज एक्शंस एंड or be prepared for the feeling they experience if they do find themselves doing something that typically result in them being angry। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उनको आइडेंटिफाई कराना है कि रीज़न क्या है गुस्से की, क्योंकि इस तरीके से वो गाइड कर सकती हैं। तो इसमें आपने एंगर जर्नलिंग में डायरी का इस्तेमाल किया, एंगर डायरी बनाएं, उससे पूछें कि किस वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसको एड्रेस करें। उसके बाद है 3 स्टेप प्रोसेस। 3 स्टेप प्रोसेस सिंपल सा है। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सिचुएशन कैसी है जिसमें एंगर आप शो कर रहे हो, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगला कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसमें आप इनकॉर्पोरेट करो। रिलैक्सेशन टेक्निक्स किस तरीके से, आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न जो है उसको यानी गहरे गहरे सांस लो, ताकि आप अपने माइंड को और अपनी थिंकिंग प्रोसेस को होश हवास में रखते, यानी अवेयरनेस में रह के आपने एक रिस्पॉन्स देना है, ऐसे नहीं दे देना। और फिजिकली रिमूविंग देमसेल्व्स फ्रॉम द सिचुएशन, और ख़ुद उस सिचुएशन को फ़िलहाल के लिए अवॉइड करके दूर हो जाओ ताकि आप सोच सको, क्योंकि आप उस सिचुएशन में रहोगे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो बेहतर है आप वहाँ से सेपरेट होकर बैठ कर सोच लो कि हुआ क्या है या आपने किस तरह से एक्सप्रेस करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने अप्लाई करनी है अपनी लर्न टेक्निक्स फॉर फ्यूचर इनकाउंटर्स, कि भाई इस तरीके से आपका गुस्सा होगा तो किस तरह रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। उसकी किस तरह प्रैक्टिस करनी है कि बार बार आपके साथ एक उस सिचुएशन को फेस करना है और उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है। इसमें क्या होता है, आप डमीज़ दे सकते हो, यानी कि किसी को मॉडल बना सकते हो, वो आप पे गुस्सा कर रहा है और आप उस पर क्या करोगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे, आप मतलब कि बिल्कुल साइलेंटली और बिल्कुल पीसफुली रिस्पॉन्ड करोगे। टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी फॉर फ्यूचर इनकाउंटर विद एंगर इंड्यूसिंग सिचुएशंस। आप एंगर इंड्यूसिंग सिचुएशंस को लेके आओ इंडिविजुअल्स लाइफ में, मतलब बार बार उसकी प्रैक्टिस करो कि कोई आपको इस तरह से गाली भी दे रहा है तो भी आप रिलैक्स हो, कोई आपको फलां भी कर रहा है तब भी आप रिलैक्स हो। तो इसमें ये यूज़ किया जाता है, पहले आइडेंटिफाई करो सिचुएशन को कि क्या हुई है, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, वहाँ से सिचुएशन से सेपरेट हो जाओ। उसके बाद क्या करो, बार बार रेपिटेशन दो कि अगर आपको इस तरह की बार बार सिचुएशंस आ भी रही हैं तो भी आप नॉर्मल हो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके उसे रैशनली उससे डील कर सकोगे। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। उसके बाद रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी में सबसे ज़्यादा ये जो कंसेप्ट इन्वॉल्व कर रहा है वो क्लाइंट इंटरप्रेटिंग इवेंट्स इन रैशनल मैनर इन ऑर्डर टू अवॉइड इरैशनल थॉट्स दैट लीड टू एंगर। क्योंकि आप हमेशा बिला वजह ही गुस्सा कर रहे हो, तो आप किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रहे हो, तो अगर आपके पास रीज़न है भी से कि लॉजिकली मेरा गुस्सा बनता है, तो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, एजर्टिव वे में करो। जब आप ये सब कुछ करते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हो जिसमें आप रिड्यूस करते हो कॉग्निशन एंड मोटिवेशन टू एक्ट आउट थ्रू रिलैक्सेशन, क्लाइंट्स की कॉपिंग स्किल्स टू बेटर मैनेज देयर एंगर। इसमें वो क्या करेंगे, रैशनली अपने इमोटिव बिहेवियर्स को देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो होगा रिस्पॉन्स देंगे। तो इस तरह से रिलैक्सेशन थेरेपी उनके अंदर इंड्यूस की जा सकती है, जिसमें रैशनली भी हर चीज़ को आपने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, चिल होके। उसके बाद है आपके पास फ़ियर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए इतना काफ़ी है। इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी फ़ियर पे ही होगी, जिसमें हम फ़ियर पे को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसमें जो 6 टेक्निक्स आपको बता चुकी हूँ, कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप वो मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है। हमने एंगर पढ़ लिया, उसकी टाइप्स पढ़ ली, उसकी कॉजेज़ पढ़ ली हैं, और उसकी जो थेरेपी है उसकी जो किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो वो देख लिया है। तो 6 टेक्निक्स हमने इसमें पढ़ लिया है। CBT के 4 टाइप्स पढ़ ली हैं। इसमें से कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में फ़ियर को देखते हैं और जल्दी से इस टॉपिक को, इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।